आज के इस वीडियो में हम लोग 6 क्लास के एनसीईआरटी के पहले चैप्टर से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए, पहला प्रश्न इससे बनता है कि गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला कथन दिया हुआ है कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। वही दूसरा कथन दिया हुआ है, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थीं। देखिए, इसका सही जो उत्तर होगा वह होगा केवल एक सही है, क्योंकि इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ नहीं थी, बल्कि किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाया गया था। चलिए व्याख्या को देखते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना पर आरंभ किया। यह लगभग 8000 पूर्व किया गया था। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ, न कि विंध्य क्षेत्रों में। अतः कथन 2 गलत है। देखिए, गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, जो वर्तमान बलूचिस्तान से है, से प्राप्त हुए हैं। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ है। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। दूसरा कथन है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर होगा केवल एक होगा, क्योंकि गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगर का विकास 5000 पूर्व नहीं बल्कि 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जाना गई। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई। अतः कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किन नाम से जाना जाता था। ऑप्शन दिया हुआ है कि पहला ऑप्शन है अवंती, दूसरा दिया है वज्जी, तीसरा ऑप्शन है काशी और चौथा ऑप्शन है मगध। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा मगध, क्योंकि सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला कथन है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। वही दूसरा कथन है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, यह दोनों कथनों सही है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा सी, दोनों कथन सही है। उपयुक्त दोनों कथन सही है। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस कहा। इन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है, वही जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भारत समूह के नाम पर का प्रयोग कर देश के लिए होने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है
कि पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी कथन सही नहीं है। इस पहला कथन है, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। वही दूसरा कथन है कि अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता था, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू से निकला है। वही देखिए तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्रों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार किए जाते थे। वही लास्ट और चौथा ऑप्शन दिया गया है, पांडुलिपियों केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो इस प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है, तो इसमें गलत कथन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती थी, जो केवल संस्कृत भाषा में थी, जो गलत है। ये केवल संस्कृत भाषा में नहीं थी, बल्कि ये प्राकृत और तमिल भाषा में भी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। दूसरा कथन है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। तो इसमें देखना है कि दोनों कथन में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह बी होगा। बी, जो कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि उन्हें लोग देख या पढ़ सके, यही कथन सही होगा। देखिए, ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हुए अभिलेख कहलाते हैं। अभिलेखों में राजाओं, रानियों और अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। वही देखिए अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखी गई है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि पहला ऑप्शन है आरामाइक और ब्राह्मणी लिपि, वही दूसरा ऑप्शन है यूनानी और ब्राह्मणी लिपि, तीसरा ऑप्शन है देवनागरी और तमिल लिपि, चौथा ऑप्शन है यूनानी और आरामाइक लिपि। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनानी और आरामाइक लिपि। देखिए इसका व्याख्या है, अशोक का कंधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। आठवां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें कथन और क्वेश्चन के रूप में दिया गया है। पहला कथन है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। कारण दिया हुआ है, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के तिथि से की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका दोनों कथन सही है और कारण भी सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखिए ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट बीसी कहते हैं। वही हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ईस्वी का चलन है, जिसे अंग्रेजी में एडी यानी एमो डामिनी कहा जाता है। वही BCE का अर्थ बिफोर कॉमन एरा तथा CE का अर्थ कॉमन एरा होता है। BP का प्रयोग बिफोर प्रोजेक्ट के लिए भी किया जाता है। यहीं पे यह चैप्टर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।